आर्यन की आंखें खुलती है और वो इधर उधर देखता है तो वो एक जंगल में होता है। वही जंगल जहाँ उसकी बीवी ने उसके बच्चे को जन्म दी थी। बिल्कुल सामने फ्रंट पे वही कॉटेज जहाँ पर उसकी मेड कपड़े सुखा रही थी। यानी सब कुछ मामूल पे आ गया था। वो उस मेड की तरफ देखता है, गोया उसको वो सब यादें याद आ जाती है। आर्यन जाकर अपनी मेड से बैठ के बातें करता है। वो खुश हो जाती है उन्हें देखकर और आर्यन उसे कहता है कि बहुत जल्द उन दोनों को यानी अपने बीवी बच्चे को वापस इस कॉटेज में लाने जा रहा हूँ। उसकी मेड कहते कि क्या सब कुछ ठीक है? वो कहता है हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ। आर्यन जंगल की ओर भागता है और अपनी मेड को आवाज़ देता है कि अभी वो स्टेशन जाएगा और एक दिन एक रात तो लगेगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। वो जंगल की तरफ भाग भाग के जाता है क्योंकि उन्हें जंगल से जल्दी निकलना है और जल्दी उन्हें स्टेशन पर पहुंचना है। वो इस बार बहुत खुश है, बहुत इमोशंस है, बहुत खुश है, लेकिन एक चीज़ उसको डरा रहा है कि ऐसा ना हो कि आर्यन ने अपनी बीवी को जो एड्रेस दिया था कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस एड्रेस पर ना पहुंची हो। अब आर्यन भागते भागते स्टेशन पे पहुंच जाता है जो कि शाम हो चुकी है। आर्यन के दिल में खुशी और गम दोनों की लहरें दौड़ रही है क्योंकि आर्यन ने एक लंबा सफ़र अभी तय करना है। तब तक वो जाएगा अपनी बीवी के पास, वरना नहीं। आर्यन जैसे ही ट्रेन का इंतज़ार करता है और अचानक ट्रेन नमूदार होता है तो आर्यन की खुशी की इंतहा नहीं रहती और आर्यन अपना बैग उठाता है। इन सारी चीज़ों के दरमियान 1 महीना गुजर चुका है। आर्यन ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालता है। उसके पास न बीवी का फ़ोन नंबर, कुछ भी नहीं। उसका दिल खालीपन महसूस कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू है। क्या मेरी बीवी मुझे उसी एड्रेस पे मिलेगी जहाँ मैंने उसको और अपने बच्चे को भेजा था ताकि वो सेफ़ रहे? आर्यन बहुत बेचैन है और आखिर में एक स्टेशन आता है 2-3 घंटे के बाद। वहाँ पर सब लोग उतर जाते और आर्यन भी उतर जाता है चाय पीने क्योंकि वो अपनी बीवी से मिलने के लिए बेचैन है। वो खुश है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं है, लेकिन अचानक अफसुर्दगी भी उसके माथे पे आ जाती है क्योंकि उसे डर है कि उसकी बीवी अपने मंजिल तक ना पहुंची हो। 1 महीना पहले जब उसने अपनी बीवी को ट्रेन में अकेले बच्चे के साथ बिठाया था और कहा था पीछे मुड़ के मत देखो, मैं लड़ूंगा लेकिन तुम दोनों किसी महफूज मुकाम पर जाओ ताकि मेरी टेंशन कम हो। उसकी बीवी रो रो के गिड़ गिड़ के कह रही थी, नहीं आर्यन, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। ये जंग हम दोनों का जंग है, हम साथ होंगे तुम्हारे। लेकिन नहीं, आर्यन चुनके एक मजबूत मर्दा, वो नहीं चाहता था कि इस जंग में उसकी बीवी और बच्चा शामिल हो क्योंकि वो साया हटने का नाम नहीं ले रहा था। हर हाल में आर्यन का बच्चा या बीवी हासिल करना चाहता था, ये उसकी इच्छा थी। इसलिए आर्यन को सारी बातें अब याद आ रही है। लेकिन खैर, आर्यन अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ भी कर रहा है कि अल्लाह, मैंने जहाँ अपने बीवी बच्चे को रुखसत किया था वो मुझे वहाँ सही सलामत मिले, नहीं तो मेरा आखिरी दिन होगा। अब ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन सुबह 6 बजे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। आर्यन थोड़ा खुश भी होता है लेकिन ज़्यादा गहरा दुख भी उसे होता है क्योंकि वो डर रहा है। उसे उम्मीद है कि उसकी बीवी वहाँ होगी, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि उसने बहुत सख्त और मुश्किल हालात देखे हैं। वो सोच रहा है कि क्या पता वो वहाँ नहीं पहुँच पाए हो, मैं क्या करूँगा? मेरे पास उसका कोई फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरी बीवी के पास तो जाते वक्त फ़ोन भी नहीं था। ये मैंने क्या किया है? या मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। और इसी तरह इन सोचों में डूबा आर्यन कभी उम्मीद की वजह से खुश होता था तो कभी नाउम्मीदी की वजह से परेशान होता था और ये रात इसी तरह गुजर जाती है। कभी वो सो जाता था तो ख्वाब में उसकी बीवी और बच्चा हंसता हुआ उसे कभी किसी मकान पे मिलता था, कभी किसी पार्क में, कभी ट्रेन के स्टेशन पे। अजीब अजीब ख्वाब उसे आ रही थी, लेकिन बीवी बच्चा उसे ख्वाब में मिल रहा था। वो थोड़ा खुश हो जाता है और फिर से सो जाता है। इस बार जब वो सो जाता है तो तब उसकी आंखें खुलती है जब
ट्रेन में कंडक्टर आके उसको बोलता है कि अरे साहब तुमने नहीं जाना क्या, सब लोग उतर चुके हैं। वो भी जल्दी जल्दी उठ जाता है और बोलता है क्या ये 1919 स्टेशन है? वो कंडक्टर कहता है हाँ हाँ वही है। वो उतर जाता है। अब वो उस एड्रेस को निकालता है जो उसने अपनी बीवी को दिया था कि ज़रूर यहाँ पहुँच जाना। वो उस तरफ रवाना हो जाता है। उसके हाथ पाँव कांप रहे हैं, वो डर रहा है। एक छोटा सा बैग जो उसके शोल्डर पे था और उसमें एक शर्ट थी जो आर्यन की बीवी की थी और एक शर्ट जो आर्यन की थी। आर्यन कुछ सोच रहा है और इधर उधर देख रहा है और अचानक फिर एक रिक्शे में बैठता है और उसको वो एड्रेस देता है। वो रिक्शे वाला उसे उसी एड्रेस पे पहुंचा देता है और अब आर्यन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। ज़रा सोचिए, जब एक मोहब्बत भरी कपल, एक प्यार करने वाली कपल, मुसीबतों और मुश्किलों से मिलने वाली कपल, उसकी मोहब्बत की लोग दादे देते थे, मिसालें देते थे, वो एक दूसरे से कुछ अरसे के लिए किसी मजबूरी के तहत बिछड़ते हैं तो ज़रा सोचिए उनके दिलों पे क्या गुज़रता है। और जब उसको मौका मिलते हैं कि वापस अपनी मोहब्बत से मिले तो फिर उनके दिल पे क्या गुज़रता है, ये सब एक इंसान ही फील कर सकता है। वो डर भी रहा है, खुश भी हो रहा है, लेकिन एक डर है उसे कि कहीं उस घर से उन्हें जवाब न मिल जाए कि यहाँ कोई बच्चा और औरत नहीं आया है। लेकिन आर्यन फिर भी उसके बिल पे हाथ रखता है। दोस्तों, मेरा भी दिल धड़क रहा है कि क्या अगले सीन में आर्यन को अपनी बीवी मिल जाएगी। जैसे ही वो बिल पे हाथ रखता है तो आवाज़ जाती है अंदर। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत आती है तो वो जैसी आर्यन को कहती है कि कौन, तो पीछे से देखते आर्यन के एक बच्चा खेल रहा है जो कि आर्यन का बच्चा था और उसकी बीवी बेटी है। तो वो कहता है मैं आर्यन, और उसकी तरफ उसकी बीवी देख के वहाँ से भाग के उसकी बाहों में आती है और लिपट के रो पड़ती है उसके गले में। और आर्यन भी उसकी बाहों में बाहें डाल के रो पड़ता है और कहता है मेरी जान सुरूर कैसी हो। ये वो नाम है जो इस पूरी सीरीज़ में एक बार भी नहीं लिया गया था। अगर ये सीरीज़ कोई भी फुल वॉच कर रहा है तो उसने ये नोट किया होगा कि आर्यन की बीवी का नाम किसी भी जगह पे इस सीरीज़ में नहीं लिया गया था, क्योंकि इसमें एक राज छुपा था। सुरूर जिसका मतलब होता है नशा, सुरूर जिसका मतलब होता है मज़ा, सुरूर जिसका मतलब होता है कि अगर एक बार उसमें कोई बंदा डूब जाए तो बस वो डूबा ही रहता है। और ये वो नाम था जिसके पीछे इतने साए पड़े थे, सुरूर। खूबसूरती का मिसाल एक नाजुक परी आर्यन की बीवी उसके बाहों में मौजूद थी और दोनों हंस रहे थे। आर्यन के जो हाथ थे वो अपनी बीवी से हट ही नहीं रहे थे और वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ता है और ज़ारू कतार रोने लगता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है फ़िक्र मत करो, मैंने इनका बहुत ख्याल रखा है, तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत याद करती थी और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिलासे देती थी। और यूँ ही दोनों बैठ जाते हैं। बूढ़ी औरत चाय बनाती है और सुरूर को तो जाने की जल्दी थी। आर्यन जल्दी से चाय पियो, आर्यन जल्दी से चाय पियो, हमें जाना है अपने कॉटेज वाले घर में, जल्दी करो आर्यन, तुमसे चाय क्यों नहीं पी जा रही। और आर्यन जल्दी जल्दी चाय पीता है, कुछ चाय उसकी शर्ट पे गिरता भी है और उसकी बीवी उसको उठा देती है, चलो। और वो अपना बैग सब कुछ जो पहले से तैयार करती थी हर रोज़ अपने आर्यन की इंतज़ार में, वो उठाती है और आर्यन अपना छोटा सा शोल्डर बैग और अपने बच्चे को उठाता है और बीवी को बाहों में लेके वहाँ से चलने लगते हैं। और लास्ट सीन में वो दोनों उसी स्टेशन पे उतरते हैं जहाँ पर आर्यन अपनी बीवी से बिछड़ा था और जाके एक टैक्सी में बैठते कॉटेज की तरफ वो टैक्सी रवाना होती है। और आखिर में जो नाम आता है स्क्रीन पर उसको जूम किया जाता है जहाँ पर लिखा था आर्यन का सुरूर।